मैच देखना है, चलो फाइन। इसके ऊपर तो दिखाई नहीं देगा। ओके, so in the morning, till what we have done in the morning, we have done till ग्राफ। एक्चुअली वो ग्राफ को स्टार्ट करना है। जस्ट मैंने बताया था कि उस ग्राफ में दो तरह का मोशन होगा। तो क्वेश्चन सब लोगों ने लिख लिया एवरीवन? क्वेश्चन सबने ऑलरेडी लिखा है? डायग्राम ड्रॉ किया था? नहीं, ओनली ओके, ठीक है बेटा। चलो वही स्टार्ट करते हैं, वहीं से ग्राफ में फिर से ड्रॉ करता हूँ, देखेंगे सब लोग ध्यान से। सब यहाँ बेटा, सब यहाँ, सब यहाँ। तो बंद कर दे बेटा, मोबाइल सब बंद कर। छोटू हिलला बंद कर, मोबाइल बाद में देख लेंगे, डोंट वरी। ओके, सुबह में मैंने ऐसा ही कुछ डायग्राम ड्रॉ करके दिया था आप लोगों को। मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, देखो सब ध्यान से। See this? ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस। दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस। दिस टेंजेंट इस x एक्सिस के साथ क्या एंगल फॉर्म करेगा? दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, ठीक है। और इसका वेलोसिटी मान लो u, u वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, capital R, and this one is the maximum height, you can say. This is your maximum height, H max. मैंने बताया था कि दिस मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो पाथ है, इस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बोलो, क्या बताया था मैंने? ट्रेजेक्ट्री। और जो भी पार्टिकल मूव होगा इस पाथ को, उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। यही सारी बातें डिस्कस किया था सुबह में हम लोगों ने। तो हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, इनिशियल वेलोसिटी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और मैंने भी बताया था कि यहाँ पे दो तरह का मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। सुबह का एग्जांपल सबके दिमाग में सेट है ना बेटा? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। बिकॉज इस प्रोजेक्टाइल का मोशन एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। सिर्फ एक्स पे मूव होता तो यूनिफॉर्म बोल सकते थे, सिर्फ वाई पे होता तो नॉन यूनिफॉर्म बोल सकते थे। और तो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स और वाई दोनों के अंदर है, इसके उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? बोलो, एक्स वाई प्लेन। इसका मोशन यूनिफॉर्म भी और नॉन यूनिफॉर्म भी है। लेकिन जो मोशन अलोंग वाई एक्सिस होगा, आई मीन वर्टिकल होगा, उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। और जो मोशन पैरेलल टू द अर्थ सरफेस होगा, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म। क्यों? उसका मैंने एक्सप्लेनेशन सुबह में दिया था। व्हाइल मूविंग हॉरिजॉन्टल हमें वर्क डन नहीं करना पड़ता। क्यों वर्क डन नहीं करना पड़ता? बिकॉज हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो जाता है। एंड वर्क डन का फार्मूला है F S cos थीटा।
थीटा का वैल्यू 90, cos 90 is 0, 0 multiplied by anything is 0, work done becomes 0. अगर हमें वर्क डन ही नहीं करना पड़ रहा है तो दूसरे सेंटेंस में हम बोल सकते हैं वहां पे कोई फोर्स ही नहीं है, और जो फोर्स नहीं है तो हमारा मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म होगा तो वही दो प्यारे प्यारे फार्मूले, और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो तीन गंदे गंदे फार्मूले। वो लास्ट टाइम में हम सब डिस्कस कर चुके हैं। नाउ एक छोटे से पॉइंट पे आता हूं। मान लो आप नॉर्थ में जा रहे हो अपना BMW ड्राइव करते हुए, किसी ने पूछा आपका क्या स्पीड है, आप नॉट स्पीड, वेलोसिटी क्या है, तो आप मैग्नीट्यूड बता दोगे 80, 90, 100, और साथ में डायरेक्शन भी बताओगे, टू डायरेक्शन बताओगे। वेलोसिटी वर्ड यूज किया है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो दोनों चीजें बतानी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन। ईस्ट में जा रहे हो तो मैग्नीट्यूड साथ में ईस्ट डायरेक्शन बता दो। मान लो आप सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हो और किसी भी पॉइंट पे किसी ने आपसे अपना वेलोसिटी पूछा, तब क्या करोगे? यू आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन और किसी भी पॉइंट पे किसी ने आपका वेलोसिटी पूछा, तब क्या बताओ, क्या होगा मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन, क्या होगा हमारे वेलोसिटी का डायरेक्शन, क्या होगा? मैं बोलूं इस पॉइंट पे अगर हमको वेलोसिटी चाहिए, मान लो हमारा पार्टिकल मूव हो रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज पता है ना, हमारी गाड़ी ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे, और हम ऐसे घूम रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा लाइक दिस, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे। हेलो, कुछ याद आ रहा है? याद आने वाला है 1-2-4 दिन में। क्या बोलो? चक्री चलाते हैं ना अपन, चक्री ऐसा ही घूमता है ना चक्री। क्यों घूमता है बेटा? उस पे ऐसा बेटा, ऐसा पता है ऐसा, वो जो हमारा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बारूद, गोला बारूद समथिंग, ऐसा 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 गोल गोल घूमता रहता है, उसको आग लगाने का रहता है। एक्चुअली उसमें जो निकलता है आग, वो पीछे के साइड पे निकलता है, एक्चुअली टेंजेंशियल निकलता है, जिसकी वजह से उसका कौन सा मोशन हो जाता है, सर्कुलर। ऐसे सर्कुलर मोशन होता है। मान लो अगर हमारा पार्टिकल ऐसा क्लॉकवाइज सेंस में मूव हो रहा है, तब कैसा होगा बेटा, बोलो? ऐसे आया ना, डिपेंडिंग वो कैसा मूव हो रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो सर्कुलर पाथ के किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, बोलो? उस पॉइंट पे हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ करना। क्या कहना बेटा, बोलो? टेंजेंट ड्रॉ करना है। आपको जानना है टेंजेंट ही क्यों होगा, प्रैक्टिकली देखना। सर ये तो आप बोल रहे हो ना कि वेलोसिटी का डायरेक्शन इज गिवन बाय टेंजेंट। सर आप इसका एग्जांपल दे सकते हो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियली होगा जब वो सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं सब लोग? पाउच दिखाओ अपना, पाउच जिसमें पेन वगैरह सब रखते हो। उस पर हैंगर है, हैंगर है, हैंगर लाना मेरा बच्चा फिर से। क्या क्या भरा है रे बाबू? दे देना। चल जाने दे, अपना अपना कौड़ा बचाओ सब। ये बेटा देख, ये बॉडी ऐसा सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा है कि नहीं, देख दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन लाइक दिस, ऐसे मूव हो रहा है। मूव होते होते कैसा गया, बोल कैसा गया? टेंजेंट। दिस बॉडी is performing circular motion, ऐसे मूव होते होते कैसा क्या बोल? टेंजेंशियल। गॉट इट? ये सबको समझा प्लीज?
ये सबको समझा बेटा कैसा मूव हो रहा है? ये बचपन में भी हम लोग करते थे, अंदर को रस्सी से बांधते ऐसा गोल गोल घुमा घुमा के फेंकते थे, जिस पॉइंट पे छूटता था वहां से कैसे जाता था बेटा बोलो? टेंजेंशियल, इट वाज मूविंग टेंजेंशियल, बस टेंजेंशियली मूव होगा बेटा। तो एक बात याद कर लो, चाहिए तो इधर लिख लो नोटबुक में, किसी ऊपर वाले पॉइंट बीएसएस में लिख लो, चाहिए तो लिख लो। In circular motion, in circular motion, in circular motion, in circular motion, direction of motion, in circular motion, direction of motion, direction of motion, bracket में लिख लो velocity, direction of motion bracket में velocity is given by tangent drawn, is given by tangent drawn। tangent पता है ना बेटा, स्पर्शिका बोलते हैं, स्पर्शिका बोलते हैं ना उसको, tangent given by tangent drawn। ठीक है बेटा, याद तक सबको क्लियर है? अब एक बात बताओ, यहाँ देखो सब लोग ध्यान से, ये बेटा यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लो, इस पॉइंट पे यहाँ पे मुझे वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए। यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे था? ऐसे। यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? इट इज नथिंग बट जस्ट द सर्कुलर पाथ और नॉट? सर्कुलर पाथ है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इज गिवन बाय टेंजेंट ड्रॉन। यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कैसे? टेंजेंट इस पॉइंट का लाइक दिस, ये टेंजेंट हो गया बेटा, दिस इज द टेंजेंट ड्रॉ। ये क्या है? U। लेकिन क्या हमारा मोशन यहाँ पे जो है, हम जो दो फ्रेम अपने दिमाग में रखे हैं, एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस, आई मीन एक है ऑल सरफेस का पैरेलल और एक है परपेंडिकुलर। और जो ये लाइन है ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, ये किधर और ही है। ये मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, ये मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए और ये मुझे वर्टिकल चाहिए। तो क्या कर सकते बेटा, इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट और वर्टिकल फाइंड आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं? सुबह सुबह बोला भी था अमोल सर को अच्छे से पढ़ के आना, आई मीन अमोल सर का स्केलर्स और वेक्टर्स का पार्ट है ना, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, वो पढ़ के आना बेटा। पढ़ के आया कोई रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर? नहीं पढ़ के आया ना? व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर? बेटा रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? व्हाट इज देखो सब पढ़ के आए, सारे बच्चे पढ़ के आए, देखो सब लोग हाँ बोल रहे हैं, आप लोग ही नहीं पढ़ के आए। लिसन, सब सुनो, लिसन ध्यान से सुनो। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर मींस क्या होता है? रिजोल्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अगर ये लाइन और वेक्टर एक्स एक्सिस पे होता तो अब क्या बोलो? क्यों एक्स एक्सिस पे है। अगर वाई एक्सिस पे है तो क्या बोलोगे? वाई एक्सिस पे है। बट वो एक्स पे भी नहीं है, वाई पे भी नहीं, बीच में है, तो अब यही बोलोगे ना एक्स वाई प्लेन में है। वो सिर्फ एक्स और सिर्फ वाई पे नहीं है, वो एक्स वाई प्लेन में है। अगर एक्स वाई प्लेन में है मतलब उसके अंदर एक्स का भी कुछ पार्ट है और वाई का भी कुछ पार्ट है। पहले दोनों में प्यार मोहब्बत था, कोई बात नहीं बेटा, अब हो गया दोनों में झगड़ा एक्स और वाई के बीच में। उनको भाई हमारी प्रॉपर्टी अलग करो, नहीं साथ में रहना। तो क्या करना पड़ेगा बेटा बोलो? उस वेक्टर को हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ेगा। वो जो स्प्लिट करने वाला प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा बोलो? रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। उसी को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। आया ना? मैंने अभी अपना एग्जांपल ले लो बेटा, एक और एग्जांपल देता हूँ रिजोल्यूशन का। अभी आप हो, अब कितने सारे लोगों के साथ एसोसिएटेड, पापा, मम्मी, भाई, बहन, अड़ोसी, पड़ोसी, रिलेटिव्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कितने सारे लोगों के साथ हम लोग एसोसिएटेड है। और हमारी ड्यूटीज तो सबके लिए है ना, हमारी ड्यूटी सबके लिए है ना, किसी एक के लिए क्या नहीं, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीवन। लेकिन बोलते हैं ना बेटा प्रायोरिटीज रहता है,
हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे कौन है, फिर दूसरा कौन है, फिर तीसरा कौन है, फिर चौथा कौन है, ये तो हम लोग ही डिसाइड करते हैं ना, ये तो हम ही डिसाइड करते हैं कि नहीं। तो बेटा अपने आप को हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से रिजॉल्व करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व। और हमेशा याद रखो बेटा, रिजोल्यूशन दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में होता है। रिजोल्यूशन हमेशा दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जैसे यू है, इसका दो परपेंडिकुलर लाइन, एक एक्स एक्सिस का पैरेलल ऐसे और एक वाई का पैरेलल ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एंगल क्या बोलो, थीटा, ठीक है। एक बात बताओ, ये इधर है, इसका वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए, क्या करने का, क्या बताया था आपको अमोल सर ने, जिसका वैल्यू जहां पे चाहिए वहां से उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का। अब इसका वैल्यू यहां पर भी चाहिए, क्या करेंगे बेटा बोलो, तो यहां से इसके ऊपर ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। यस, अब ये है u का x वाला पार्ट और ये है u का y वाला पार्ट। x वाला पार्ट ऐसा लाइन पे लाइन मारना गंदा लगता है बेटा, ज्यादा लाइन नहीं मारना, बस अभी समझा बेटा क्या है, बट इतना समझा ना। अब ये जो थीटा का एक कौन सा साइड है बोलो, एडजेसेंट, और ये कौन सा साइड है, अपोजिट। एडजेसेंट कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस, और अपोजिट क्या होता है, साइन। अगर एडजेसेंट है तो ये क्या हो जाएगा बेटा बोलो, u cos थीटा। पढ़ा था हम लोगों ने कि जो थीटा का एडजेसेंट साइड होता है वो हाइपोटेन्यूस का कॉस कंपोनेंट होता है, और जो अपोजिट साइड होता है वो साइन कंपोनेंट। तो क्या हो जाएगा, u sin थीटा। ये क्या हो जाएगा बेटा बोलो, ux, और ये क्या हो जाएगा बेटा बोलो, uy, ux, uy। यहाँ तक किसी कुछ डाउट बाबू, ये हमारा u, ये हमारा u का a वाला कौन सा पार्ट है, cos, बोले तो x वाला पार्ट, और a वाला कौन सा पार्ट हो गया, y वाला पार्ट, बोले तो साइन। बट ये साइन ही क्यों है समझा ना, बिकॉज ये थीटा का अपोजिट साइड है, एंड अपोजिट साइन क्या होता है, साइन, साइन कंपोनेंट। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक किसी कुछ दुविधा है बेटा, पक्का यहाँ तक कोई दुविधा नहीं है। तो छोटा सा रिकैप मैं कर देता हूँ यहाँ पे, कि हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट कर रहे हैं। ये जो हमारा ट्रेजेक्टरी है उसका इक्वेशन हमें चाहिए बेटा, उसका इक्वेशन हमें चाहिए। मैंने बता दिया कि यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्टाइल है जो इस XY प्लेन में मूव हो रहा है, उसका मोशन दो तरह का मोशन है, यूनिफॉर्म भी है, नॉन यूनिफॉर्म भी। क्यों, उसका मोशन जो अलोंग एक्स एक्सिस है वो यूनिफॉर्म वाला पार्ट है, और जो अलोंग वाई एक्सिस है वो नॉन यूनिफॉर्म वाला पार्ट है। क्योंकि मैंने लिख के दिया था, जब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट नहीं होता तो यूनिफॉर्म, और नेट फोर्स एक्ट होगा तो नॉन यूनिफॉर्म। तो व्हाइल मूविंग अलोंग वाई एक्सिस उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होने वाला है, इसके लिए नॉन यूनिफॉर्म होगा। एंड व्हाइल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट जीरो है, मैंने सुबह बताया था, वर्क डन जीरो हो जाता, इसके लिए मोशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे पहले तो ये सब जो मैंने बताया उसका एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा, फिर हम मेन डेरिवेशन पे आएंगे, और मेन डेरिवेशन पे क्या बोलेंगे, मोशन मोशन along x axis, मोशन along, ये प्यारे बच्चों, मोशन along x axis में कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, जाओ फर्स्ट पेज पे चेक करो क्या लिख के दिया मैंने, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म वाला फार्मूला लगेगा कि नॉन यूनिफॉर्म वाला, पहले वो बताओ। यूनिफॉर्म वाला, क्यों,
because along x axis motion is uniform. तो कौन सा फॉर्मूला? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो व्हाट इज द डिस्टेंस? व्हाट इज डिस्टेंस बेटा? स्पीड इनटू टाइम. तो डिस्टेंस क्या हो गया? x. डिस्टेंस क्या हो गया? x. क्यों x बेटा? why distance is x? because we are moving along x axis. so x. स्पीड क्या होगा बोलो यहाँ पे? दो स्पीड है हमारे पास, u sin थीटा, u cos थीटा. तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? कौन सा मोशन है? x एक्सिस. और x एक्सिस का पैरेलल कौन सा है? cos. और इस पे लिखा भी है u along x जो होगा वो क्या होगा? cos. और u along y जो होगा वो क्या होगा? sin. तो यहाँ पे क्या है बेटा बोलो? u cos थीटा इनटू टाइम. टाइम मान लो कितना टाइम लगा यहाँ से वहां तक पहुंचने के लिए? ठीक. मान लो टाइम लगा t. फिर क्या हो जाएगा बेटा बोलो? x इज इक्वल टू u cos थीटा t. यहाँ तक किसी कुछ डाउट है क्या? हम लोगों ने बोला ना, पहले डिसाइड किया और हमको पहले से ही पता है इसका मोशन अलोंग x एक्सिस भी है और y एक्सिस भी है. बट इसका जो मोशन अलोंग x एक्सिस है वो यूनिफॉर्म है. अगर वो यूनिफॉर्म है तो हमारे पास कितने फार्मूले हैं? दो ही. वही फार्मूला अप्लाई किया. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो डिस्टेंस को मैंने x लिखा बिकॉज इट इज मूविंग अलोंग x एक्सिस. स्पीड की जगह पे u cos थीटा लिखा, टाइम का t लिख दिया. Therefore, t is equals to क्या हो जाएगा? x upon u cos theta. This is equation number 1. कुछ डाउट है क्या इसमें किसी को? पक्का नहीं है? Sure. तो t is equals to x upon u cos theta. अब आ जाते हैं यहाँ पे मोशन अलोंग y एक्सिस. मोशन along y axis. जो मोशन along y axis है कौन सा मोशन है? रेड. यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? रेड. तो ही रेड है मेरा बच्चा. यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? क्यों नॉन यूनिफॉर्म? हाँ फिर से बोल. Why non uniform? मोशन along y axis is by non uniform. यह मोशन नॉन यूनिफॉर्म कब होता है? जब बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट होता है. और जो बॉडी ऐसे ऊपर जाएगा along y axis जाएगा तो कौन सा फोर्स एक्ट होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स. इसके लिए उसका मोशन है नॉन यूनिफॉर्म. सर क्लियर बोलना चाहिए ना मेरा बच्चा. बैठ बी मोर फोकस्ड, बी मोर फोकस्ड. ठीक है. सो मोशन along y axis क्या लिखेंगे बेटा बोलो? S is equals to ut plus half at square. आप बोलोगे सर ये तो हमको पता था y एक्सिस वाला मोशन नॉन यूनिफॉर्म. तो सर उन तीनों में से एक फार्मूला आएगा उतना तो हम लोग श्योर थे. बट ये क्यों? बाकी के दो लोगों ने क्या पाप किया है सर? आप उनके बारे में क्यों नहीं सोचा आपने? आपको इसका ही ख्याल क्यों आया? इसलिए आया बेटा कि जो हमारे पास तीन फार्मूले हैं v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, v square is equals to u square plus 2s. देख बेटा अगर फिजिक्स मैथ्स अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट सीखना है तो ये आया. उससे ज्यादा जरूरी होता है कि बाकी वाला क्यों नहीं आया. ये तो यूज किया, बाकी लोगों को क्यों यूज नहीं किया वो जानना ज्यादा जरूरी है बेटा. लेकिन तीनों में से कोई एक का आना था. ये इसलिए नहीं आया बिकॉज उसमें डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है. कहीं चेक करो ये फार्मूले में कहीं डिस्प्लेसमेंट है क्या? नहीं. ये इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें टाइम ही नहीं है. कहीं पर भी चेक करो टाइम ही कहीं पर नहीं दिया हुआ. और एक ये फार्मूला जिसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम दोनों को यूज किया है तो यहाँ पर भी हमको वही फार्मूला यूज कर. समझा बेटा मैंने वो वाला ही फार्मूला क्यों अप्लाई किया? तो s is equals to ut plus half at square. अब क्या बोलूंगा हियर यहाँ पर
क्या हो जाएगा, जो s होगा उसकी जगह पे y हो जाएगा, y। क्यों y? बिकॉज इट इज मूविंग अलोंग y एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट किसके टर्म में आएगा, y के टर्म में, तो y। ठीक है, u की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, u sin थीटा। why u sin थीटा? why u sin थीटा? बिकॉज वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो है u sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल बोले तो क्या है, u cos। तो हॉरिजॉन्टल कौन है, x, और वर्टिकल कौन है, y। तो y के लिए क्या आ जाएगा, u sin थीटा। ठीक है, g की जगह पे क्या हो जाएगा, a की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस g। a की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस g, क्योंकि a भी एक्सीलरेशन है, g भी एक्सीलरेशन है। बट a एक्सीलरेशन कब यूज होता है, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, और g कब यूज होगा बेटा, बोलो, वर्टिकल मोशन के लिए। यस, याद रखो, चाहिए तो इसको बीएसएस में लिख कर रख लो, a हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन, छोटू जी वर्टिकल एक्सीलरेशन, लिख लो, a हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन and g vertical acceleration। A horizontal acceleration, G vertical acceleration। ठीक है, यहां देखो, इसके लिए एक ही जगह पे क्या हो गया, G। बेटा मिनट सर, A इक्वल्स टू G लिखा हो तो समझ में आया, सर माइनस क्यों लिखा आपने? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किधर एक्ट होता है, डाउन, और हम किधर मूव हो रहे हैं, अप। दोनों का डायरेक्शन क्या है बेटा, बोलो, अपोजिट। स्नेहल ने कुछ एक मिनट को, यस, अब क्या करेंगे, साइन थीटा क्यों आया, समझा ना, क्योंकि हम लोग मूव हो रहे हैं लोग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का मोशन के बारे में पढ़ रहा है, और वाई एक्सिस पे क्या है, साइन थीटा। ठीक है, तो यू साइन थीटा, एक ही जगह पे माइनस जी, मैं सारे वैल्यूज को रख दो, तो वाई यू साइन थीटा टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ पे, बोलो, कुछ नहीं करेंगे बेटा, नो स्पेस। वेट, एक स्टेप और लिख देते हैं यहाँ पे, y इक्वल्स टू u साइन थीटा t प्लस माइनस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। पहले इतना छाप लो बेटा, फिर बताता हूं, छापो जल्दी, इतना जल्दी। किसी को डाउट है क्या इसमें, एनी डाउट टू एनी ऑफ यू अप टू दिस? नो, ओके, थैंक यू। छापो।
चलो डन। नो सर। चलो बेटा डन। चलो यहाँ देखो अभी सब लोग बेटा डन एवरीवन ऑनलाइन डन यस। अब यहाँ देखो सब लोग अभी ये जो दो मोशन है इन दोनों को हमें कंबाइन करना है। क्यों कंबाइन करना है बेटा? ऐसा तो नहीं कि हमारा प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स या फिर अलोंग वाई मूव हो रहा है, वो दोनों के कॉम्बिनेशन में मूव हो रहा है क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन में मूव हो रहा है। तो देखो दोनों को कैसे कंबाइन करेंगे, ये डायग्राम में भी रब कर रहा हूं। ये देखो प्लीज ऑल ऑफ यू, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। इसमें भी टाइम है, इसमें भी टाइम है। इसमें ऑलरेडी मैंने टाइम का वैल्यू निकाला है क्योंकि जितने समय के लिए वो अलोंग एक्स मूव होगा उतने ही टाइम के लिए अलोंग वाई भी मूव होने वाला है। तो यहाँ का टाइम वाला वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, दोनों मिक्स हो गया कि नहीं? सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों मिक्स हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 in equation 2. So y equals to u sin theta
टी की जगह पे क्या होगा बेटा, बोलो टी की जगह पे x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी, टी क्या बेटा बोलो, x अपॉन यू कॉस थीटा, उसका क्या बेटा बोलो, स्क्वायर। कुछ डाउट है यहां तक? पक्का नहीं है? श्योर? यू छू साइन बाय कॉस tan theta, x as it is minus as it is g as it is x का स्क्वायर x स्क्वायर a2 as it is u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये बाबूज रे, ये है तुम्हारा एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इट इज expression for equation of trajectory. It is expression for equation of trajectory. यहाँ तक किसी कुछ पॉइंट है, प्रॉब्लम है? पक्का नहीं है? चलो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो बेटा। डेरिवेशन तो हमारा यहीं पे खत्म हो गया, पर बेटा पता है ऐसे कभी कभी लोग बोलते हैं, न्यूज़पेपर में भी आता है, खासकर फिजिक्स के पेपर में ऐसा आता है, फिजिक्स पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट। झूठ बोलते हो लोग, झूठ बोलते हैं, कभी ऐसा डिफिकल्ट होता ही नहीं, और कभी हमारे सिलेबस का बाहर का कुछ आता ही नहीं, सिर्फ ट्यूशन थोड़ा चेंज कर दे। मैंने क्या लिखा है, एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। वो कभी कभी क्या करते बेटा पता है, जैसे एक क्वेश्चन को कैसा पूछेंगे, show that projectile is moving on parabolic path। आप बोलोगे सर पैराबोला क्या है? आज सुबह बताया था बेटा, हमारे मैथ्स में टॉपिक है एलिप्स, हमारे मैथ्स में टॉपिक है एलिप्स। एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। क्या बोला? एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। तो हाइपरबोला, पैराबोला सब टॉपिक्स के नाम है। जिससे बेटा हमारा सर्कल होता है, ट्रायंगल होता है, रेक्टेंगल होता है, उसी तरह से ये सब शेप है बेटा। एनीहाउ मैथ्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे इसके बारे में। फिलहाल जिस तरह से साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, वैसे एलिप्स का भी इक्वेशन है, पैराबोला का भी इक्वेशन है, हमारे जो एलिप्स है, हाइपरबोला, सबका इक्वेशन है बेटा। तो देखो भाई मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये होने के बाद थोड़ा सा दो लाइन और ये लिखने के बाद राइट सिंस थीटा जी एंड यू आर कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है बेटा। एक बार हम लोगों ने डिसाइड किया कि इतने एंगल पे मुझे प्रोजेक्ट करना है, तो थीटा कांस्टेंट हो गया, जी का वैल्यू कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यू हम लोगों ने जो वेलोसिटी डिसाइड किया कि इस वेलोसिटी के साथ मैं लॉन्च करूंगा या इस वेलोसिटी के साथ मैं प्रोजेक्ट करूंगा, ये तीनों भी क्या है? कांस्टेंट। अगर ये तीनों कांस्टेंट है, देयरफॉर यहां पे लिखूंगा y इक्वल्स टू अल्फा x माइनस बीटा x स्क्वायर, वेयर अल्फा क्या है? tan थीटा, और बीटा क्या बेटा बोलो? g अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बेटा अगर थीटा हमारा फिक्स्ड है तो थीटा का tan एंगल भी फिक्स्ड होगा, मतलब अल्फा भी क्या है? कांस्टेंट। वेयर अल्फा इज दिस, बीटा इज दिस, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। ये दोनों भी क्या बेटा बोलो? कांस्टेंट है। और अल्फा क्यों कांस्टेंट हो गया? क्योंकि अल्फा का वैल्यू क्या है? tan थीटा। जब तक एंगल चेंज नहीं होगा tan थीटा का वैल्यू चेंज नहीं होगा। g कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट, उसका cos वैल्यू भी फिक्स्ड हो जाना है, उसका भी वैल्यू चेंज नहीं होगा। 2 चेंज होगा नहीं, u चेंज होगा नहीं, g चेंज होगा नहीं, मतलब ये पूरा पार्ट भी क्या हो गया? कांस्टेंट। इसके लिए बेटा मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा। ऐसा ही क्यों लिखा जानते हो?
because this is equation of parabola. ये पैराबोला का इक्वेशन है बेटा, ये पैराबोला का इक्वेशन है। हेंस क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हेंस projectile is moving on parabolic path। कौन से पाथ पे मूव होगा बेटा बोलो, पैराबोलिक। ये सबको समझा मेरी बात, पक्का सबको समझ में आया, कोई दुविधा नहीं है? ओके, हाँ मैं करूंगा बेटा, मैं करूंगा, एक मिनट रुक। देख हम लोगों ने ये पूरा जो डेरिवेशन है कहां से स्टार्ट किया था, एक प्रोजेक्टाइल के मोशन से स्टार्ट किया था और हम लोग यहां तक पहुंच गए बेटा। देखो डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, डायग्राम दिमाग में रह गया खत्म, फिर कुछ है ही नहीं। क्या था स्टार्ट, कहां से स्टार्ट किया था बेटा, देखो अब बेटा रिपीट कर रहे हैं, रुको। नो स्पेस, रुको 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 रुको। ये देख बेटा हमारा मोशन कहां से स्टार्ट हुआ था, देखो एक ऐसा एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, बराबर है। मैं पूरा डेरिवेशन रिवाइज करा रहा हूं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और एक हमारा कोई प्रोजेक्टाइल ऐसे मूव होके यहाँ पे पहुंचा था बेटा, यही था ना। फिर यहाँ पे इसको हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल रेंज बोल दिया, इसको एच मैक्स बोल दिया, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया वेलोसिटी का और इसको बोल दिया थीटा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट पे मैंने वही डिस्कस किया था, हमारा प्रोजेक्टाइल यहाँ पे मूव हो रहा मतलब वो सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा है। अगर वो सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा है, अगर वैसे सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा है मतलब किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इज गिवन बाय टेंजेंट ड्रॉ, गिवन बाय टेंजेंट ड्रॉ। ये टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा बताया, और यहाँ पे इस u को हम दो पार्ट में डिसॉल्व कर देंगे, ऐसे और ऐसे। थीटा का एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, u cos थीटा, अपोजिट क्या हो जाएगा, u sin थीटा। फिर बेटा मैंने बताया ना हमारा प्रोजेक्टाइल xy प्लेन में मूव हो रहा है मतलब उसका मोशन अलोंग x भी है और अलोंग y भी है, और जो x वाला है वो यूनिफॉर्म है, रीजन मैंने बताया है। जो y वाला है वो नॉन यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है, इसके लिए नॉर्मल सा फार्मूला, प्यारे प्यारे जो दो फार्मूले थे उसमें से एक फार्मूला लिख लिया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस की जगह पे x, स्पीड की जगह पे u cos थीटा। u sin थीटा क्यों नहीं लिया, u cos थीटा ही क्यों लिया, बिकॉज अलोंग x एक्सिस जो है वो cos है और अलोंग y एक्सिस क्या है sin। तो यहाँ पे u cos थीटा 80, t टाइम का t, तो t इक्वल्स टू x अपॉन u cos थीटा जो मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो गया। ये था इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2, मोशन अलोंग y एक्सिस के बारे में बात करेंगे। तो जो मोशन अलोंग y एक्सिस है ये कौन सा मोशन है बेटा बोलो, वर्टिकल, वर्टिकल नॉन यूनिफॉर्म, और नॉन यूनिफॉर्म है तो हमारे पास तीन ही फार्मूले, उन तीनों में से भी कौन सा फार्मूला, तो ये वाला फार्मूला। यही वाला फार्मूला क्यों मैंने डिस्कस किया था बेटा। अब यहाँ पे जो s है डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह पे y लिखेंगे, y बेटा बिकॉज मोशन इज अलोंग y एक्सिस। u की जगह पे u sin थीटा, y sin थीटा बिकॉज मोशन इज अलोंग y एक्सिस। a की जगह पे g, yg बिकॉज हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन a होता है और वर्टिकल एक्सेलरेशन g होता है। बट माइनस साइन क्यों लगा है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड वी आर मूविंग अपवर्ड्स, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, सो माइनस g। अब यहाँ पे y इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, u sin थीटा t हाफ, a की जगह पे माइनस g, t का t स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे इसको एज इट इज लिख दिया, प्लस एंड माइनस माइनस हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। तो जो प्रोजेक्टाइल को मैंने दो पार्ट में स्प्लिट किया अलोंग x अलोंग y, दोनों का अलग अलग इक्वेशन आ गया। बट ऐसा तो हुआ नहीं कि हमारा प्रोजेक्टाइल सिर्फ x पे मूव हुआ या सिर्फ y पे मूव हुआ, वो तो दोनों पे मूव हुआ है। इसके लिए इन दोनों मोशन को हमें क्या करना, कंबाइन करना है, मिलाना है बेटा इन दोनों को। तो कैसे मिलाएंगे, टाइम तो दोनों के लिए सेम ही लगा है, तो यहाँ पे जो टाइम का एक्सप्रेशन यहाँ से उठा के
इस इक्वेशन में टाइम की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो। वही मैंने किया बाबू। अब उसके बाद तो सब आपके सामने ही है, u गुणूंगा साइन बाई कॉस tan थीटा x एज इट इज माइनस एज इट इज gx स्क्वायर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। यही हमारा एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। बट बेटा उसमें ने बताया ना ये थीटा g u कांस्टेंट है, इसके लिए बेटा इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे 10 मतलब इसको जो कांस्टेंट है ना ये वाला 10 थीटा उसको लिख दिया अल्फा, और ये जो कांस्टेंट है g 2u cos थीटा इसको नाम दे दिया बीटा। क्यों इसी अल्फा बीटा के फॉर्म में क्यों लिखा, बिकॉज दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जो कब पढ़ोगे बेटा, थोड़े समय के बाद मैथ्स में, मैथ्स वाले सर आप लोगों को पढ़ाएंगे बेटा पैराबोला के बारे में, ठीक है, मैथ्स वाले सर पढ़ाएंगे आपको कि पैराबोला का इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, कैसे आता है, मैथ्स में पढ़ना। फिलहाल सिर्फ इतना दिमाग में रखो, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हमारा डेरिवेशन यहाँ पे खत्म हो गया था, उसको हम लोगों ने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया ये बताने के लिए कि भाई वो पैराबोलिक पाथ पे मूव हुआ। अब सोच के देखो, उनको क्वेश्चन कुछ भी देने दो, अगर वो बोलते हैं फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तभी भी यही करना है, शो दैट इट इज मूविंग ऑन पैराबोलिक पाथ, तभी भी यही करना। पैराबोलिक पाथ बोलेंगे तो ये 4-5 लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा बस। सबको समझा बेटा, पक्का सबको समझा, छाप लो इसको। सबको समझा अच्छे से, थैंक यू। जो भी हम लोग देना चाहेंगे वो हमारे ऊपर है ना बेटा, हम कितना दूर फेंकना चाहते हैं। कोई बाजू में खड़ा होगा तो बॉल ऐसा फेंकेंगे, कोई दूर होगा तो ऐसा फेंकते हैं, तो डिपेंड हम कितना किस क्या वेलोसिटी दे रहे हैं ना। ब्लैक चलो डन।
ओके, अच्छा सब लोग एक बार पूरा डेरिवेशन ऐसे 4 अलग अलग पार्ट में किया ना, तो एक बार पूरा डेरिवेशन अच्छे से एक बार पढ़ लो ना बेटा, एक रिवीजन के तौर पे प्लीज गो थ्रू इट वंस। चलो पढ़ लिया सब लोगों ने? ओके, यहाँ पे अभी 3 टर्म्स हमें नए पढ़ने हैं और तीनों का एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करना है। टाइम ऑफ एसेंट क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट क्या है और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। ऑलरेडी मैंने सुबह एक बार बताया भी था, पर फिर बता देता हूं बेटा। याद देखो, हमारा प्रोजेक्टाइल का मोशन इज लाइक दिस, ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज है, फुल हॉरिजॉन्टल रेंज। ये हमारा मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट। हमारे प्रोजेक्टाइल को जब हम यहां से प्रोजेक्ट करेंगे, यहां से इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके इस मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट t1। और उस मैक्सिमम हाइट से फिर उस लेवल ऑफ प्रोजेक्शन पे आने के लिए जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे t2, दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट और दोनों को ऐड कर दो, उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। मींस टोटल कितने टाइम के लिए हमारा प्रोजेक्टाइल एयर में था, इट वाज इन एयर, उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। यस, सो जैसे बेटा कभी हम लोग एरोप्लेन से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, वो दिखाते हैं कि भाई 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटा पहले हम लोग चले जाते हैं वहां पे, फिर अपना सब बोर्डिंग वगैरह पास मिलता है, सब फलाने ठिकाने, बहुत प्रोसेस। लेकिन बेटा ना हमको शायद यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ना 45 मिनट्स, 1 घंटा ही लगता है, 1 घंटा ही लगता है सिर्फ। 1 घंटे में हम लोग पहुंच जाते हैं बेटा यहाँ से यहाँ। लेकिन हमारा टाइम कितना बताता है, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, जो भी बताने दो। और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, मीन्स कितने समय के लिए हम एयर में थे, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो अभी इन तीनों को हमें लिखना भी है, इन तीनों का एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, ये मेन हेडिंग डाल दिया आप लोगों ने, उसके बाद ऐसा स्टार्ट करके पहला लिखो, हेडिंग डालो टाइम ऑफ एसेंट ब्रैकेट में t1, टाइम ऑफ एसेंट ब्रैकेट में t1।
ओके, T1 टाइम ऑफ एसेंट T1, ठीक है। लिखो, डेफिनेशन लिखो। टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल, टाइम taken by a projectile, time taken by a projectile to reach maximum height. Time taken by a projectile to reach maximum height. To reach maximum height from point of projection. From point of projection is called time of ascent. Is called time of ascent. So क्या है time of ascent? बच्चा बोलो, what is time of ascent? Time taken by a projectile to reach maximum height from point of projection is called time of ascent. चलो डेफिनेशन तो हो गया बेटा। क्या लग रहा है, वो जो मूव हो रहा है उसका मोशन कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? While time of ascent उसका मोशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? सिर्फ हाइट कंसीडर करो बेटा, नॉन यूनिफॉर्म। ऊपर जा रहा, हाइट तक जा रहा है, सीधी सी बात है नॉन यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो हमारे पास कितने फार्मूले? 3। अब उन 3 में से कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? उन तीनों में से कौन सा फार्मूला? हाँ छोटू, लास्ट। ये बेटा क्या लग रहा है, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? विच फार्मूला? क्यों सेकंड वाला? फर्स्ट वाले और थर्ड वाले ने क्या पाप किया बेटा? है ना, फर्स्ट वाले में टाइम, कुछ भी क्या बोल रहा है बच्चा? बट आपको पता है डिस्प्लेसमेंट कितना, मैक्सिमम हाइट कितना पता आपको? वो भी तो नहीं पता है ना, वो भी नहीं पता। तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? फर्स्ट वाला फार्मूला, V is equals to U plus 80। आप बोलोगे सर आपने पहले वाले के बारे में क्यों सोचा, दूसरा वाला या तीसरा वाला क्यों नहीं? तीसरे वाले फार्मूले में तो टाइम ही नहीं है, तो हम तो वैसे भी उसके बारे में नहीं सोच सकते, बिकॉज हमको तो टाइम के लिए एक्सप्रेशन चाहिए ना बेटा, टाइम दिया ही नहीं है। थर्ड वाले में टाइम है क्या? नहीं है। तीसरा ऐसा ही आउट हो गया, बच गए दो। अब दूसरे वाले में डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये हाइट भी तो मुझे नहीं पता है ना कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसके लिए इस फार्मूले के बारे में जाऊंगा। इस फार्मूले के बारे में सोचा मैंने, और यहाँ पे मैं बोलूंगा इस केस में v इक्वल्स टू 0। आप लोग सर आपको कैसे पता चला v इक्वल्स टू 0? ये तो हम 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। किसी बॉडी को जब ऊपर फेंकेंगे, when we'll throw a body vertically upwards, its final velocity is 0। और किसी बॉडी को एक हाइट से हम ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ये पढ़ा है बेटा हम लोगों ने। When a body is thrown vertically upwards, final velocity is 0। ऊपर से ड्रॉप करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0। ये याद है ना, लिखने की जरूरत नहीं है ना बेटा, ठीक है। तो v इक्वल्स टू 0 और u की जगह पे क्या होगा बोलो? u बोलो 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 बोलो, cos की साइन, साइन, क्यों साइन? वर्टिकल मोशन है, तो u की जगह पे u साइन थीटा, और a की जगह पे क्या हो जाएगा? माइनस जी। काय को माइनस जी बेटा बोलो? बिकॉज इट इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि वर्टिकल मोशन है इसके लिए g, एंड मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी इसके लिए माइनस जी।
और t की जगह पे क्या लिखेंगे t1, क्योंकि वही हमारे टाइम ऑफ एसेंट होगा। Therefore 0 equals to u sin theta plus minus gt1. So 0 equals to u sin theta minus gt1. Minus gt1 is u sin theta. तो t1 क्या होगा u sin theta डिवाइड बाय g। ये हो गया हमारा टाइम ऑफ एसेंट का एक्सप्रेशन। कुछ डाउट है क्या इसमें? पपलू है कि नहीं? सिर्फ हमको सिलेक्ट करना है कौन सा फार्मूला, उससे पहले सिलेक्ट करो कौन सा मोशन, मोशन पे फार्मूले उनमें से भी कौन सा, तो डेटा के हिसाब से फिर लिख लो बेटा, छापो इसको, फिर अगले पार्ट पे आते हैं। ओके अमित बेटा क्या प्रॉब्लम है? टाइम ऑफ एसेंट निकालना हम लोगों को। टाइम ऑफ एसेंट पता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो बेटा उसका मोशन ऊपर जाने का है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है तो 3 फार्मूले, उसमें से एक फार्मूला v = u + at। सेकंड इसलिए नहीं क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट है, और थर्ड इसलिए नहीं कि उसमें टाइम नहीं है। तो v = u + at, किसी भी बॉडी को ऐसा ऊपर फेंकेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 0, सो v का वैल्यू 0, u की जगह पे u sin थीटा, a की जगह पे -g और t की जगह पे t1। पुट दिस वैल्यूज ओवर हियर, आ गया टाइम ऑफ एसेंट। ओके चलो नेक्स्ट लिखो। अच्छा लिखना बाकी है, लिख अभी सब लिखेंगे, जिनका हो गया होगा हेडिंग डालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ लाइट नहीं रे, फ्लाइट फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट पता है ना क्या होता है? व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? पूरा ट्रेजेक्ट्री को कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट और ब्रैकेट में लिखो कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट ब्रैकेट में कैपिटल टी, and write time taken by a projectile, time taken by a projectile, time taken by a projectile, time taken by a projectile to cover entire trajectory, to cover entire trajectory, time taken by a projectile to cover entire trajectory, to cover entire trajectory, पूरे ट्रेजेक्ट्री को कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ये बाबू अब इसके लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करें? विच फार्मूला? तो यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे S is equals to UT plus half AT square। क्या फार्मूला?
छोटू बेटा यहाँ ध्यान दे, S is equals to ut plus half at स्क्वायर। पूछोगे नहीं सर ये वाला ही फार्मूला क्यों, ये वाला ही फार्मूला क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी है, टाइम भी है। यहाँ पे हियर हम बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, u की जगह पे u साइन थीटा, a की जगह पे माइनस g और t की जगह पे कैपिटल T। आप लोगों से एक बात बताओ, आपने डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे ले लिया? फिर से अमोल सर को याद करो बेटा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। कभी आप लोग वर्ल्ड टूर पे जाओ और वर्ल्ड टूर पे जाओ, पूरी दुनिया घूम के अपने घर आ जाओ, तो डिस्टेंस क्या बोलेगा? वाह वर्ल्ड टूर कर लिया। डिस्प्लेसमेंट बोलेगा कुछ भी तो नहीं किया, उधरी का उधरी, तो तूने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। पता है ना आप लोगों ने लिखा है डिस्टेंस इज पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। तो जहां पे आपने मोशन स्टार्ट किया फिर उसी जगह पे आ गए, जीरो हो गया ना बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। हम ऊपर जा रहे हैं, इसके लिए यू का हो जाएगा यू साइन थीटा, ए का माइनस जी हो जाएगा और टी की जगह पे बड़ू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो? एस की जगह पे जीरो, यू की जगह पे यू साइन थीटा, टी की जगह पे बड़ू टी प्लस हाफ, ए की जगह पे माइनस जी और यहाँ पे होगा टी स्क्वायर, टी की जगह पे टी स्क्वायर। अब क्या बेटा बोलो? यहाँ पे जीरो यू साइन थीटा टी प्लस माइनस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बेटा ये माइनस इधर के क्या हो जाएगा? प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यू साइन थीटा टी 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 छू गुणुम्बा, तो टी इक्वल्स टू ए टू आके मल्टीप्लाई हो जाएगा टू यू साइन थीटा और जी आके डिवाइड हो जाएगा। तो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। बराबर है? छाप लो बेटा, छाप लो इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट। कम ऑन, कम ऑन इंडिया। ओके बेटा ये देखो, सबसे लास्ट में लिखो टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट ब्रैकेट में T2, स्मॉल T2, स्मॉल T2 and write down time taken by a projectile, time taken by projectile, time taken by projectile to reach plane of projection। ये बेटा कहते कंफ्यूज नहीं हो,
ऐसे ना बेटा, तो ये प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, उसी प्लेन पे फिर वापस आ गए, तो क्या लिखा, टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल टू रीच प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम मैक्सिमम हाइट, टू रीच प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट से प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन तक आने के लिए जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ, यस, लिखा सब लोगों ने, चलो अब क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पे बोलो बेटा, देख जानबूझ के इन दोनों को अभी तक मैंने रब नहीं किया है, मैं कैसे लिखूंगा, देखो टाइम ऑफ डिसेंट के लिए, सिंस टाइम ऑफ ascent plus time of descent equals to time of flight, time of flight, तो time of ascent t1, time of descent t2, time of flight t, t1 का वैल्यू पता है, देखो नीचे लिखा है u sin थीटा डिवाइड बाय g, t2 मांगता है, t2 मांगता है और t का वैल्यू है 2u sin theta divided by g. So what is t2 is equals to 2u sin theta divided by g. ये प्लस वाला उधर क्या हो जाएगा, माइनस u sin theta divided by g. So what is t2 बेटा, सेम है, 2 में से माइनस होके क्या बच जाएगा, u sin theta divided by g. ये प्यारे बच्चे लोग, जो T2 आया है वही हमारा T1 है, तो कभी कभी 3 मार्क्स के लोग क्या क्वेश्चन देते हैं, शो दैट टाइम ऑफ ascent इक्वल्स टू टाइम ऑफ descent, यही करना है जो किया मैंने अभी, मेरा बात सबको समझा बेटा, तो छाप लो इसको भी, ये सबको समझा है क्या, हेलो, ओके ओके ओके, छाप लो बेटा, छाप लो, थैंक यू। Okay, so tomorrow, more Patil sir. Okay, chalo bye, thank you.
चलो बाय एवरीवन, आओ जो